प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम हायर सेकेंडरी वार्षिक परीक्षा 2023 विषय समाजशास्त्र कक्षा 12वीं का पेपर हल करने जा रहे हैं, जिसके लिए समयावधि निर्धारित है 3 घंटे और पूर्णांक है 80। सर्वप्रथम हम सही विकल्प का चयन करेंगे। पहला है प्रभु जाति की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो इसका सही उत्तर है M.N. श्रीनिवास। प्रभु जाति की अवधारणा M.N. श्रीनिवास ने प्रस्तुत की थी। द्वितीय प्रश्न है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में लागू हुई? तो इसका सही उत्तर है 1951। तीसरा प्रश्न है राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है जातिवाद। चतुर्थ प्रश्न है कास्ट इन इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है J.H. हट्टन। पांचवा प्रश्न है भारत का संविधान किस सन में लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1950 में। इसके पश्चात हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। पहला प्रश्न है काका कालेलकर आयोग का गठन किस सन में हुआ था? तो काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ था 1953 में। दूसरा है मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस सन में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1993 में हुआ था। तृतीय है भारत में जाति तथा वर्ग पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर है घुरिए। इसका उत्तर है घुरिए। हिंदू विवाह अधिनियम किस सन में लागू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1955 में ये हुआ था। पांचवा है परिवार पड़ोस तथा नातेदारी द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा। भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? तो वे विवेकानंद जी ने की थी। प्रश्न नंबर 3 है सही जोड़े बनाइए। प्रथम है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। द्वितीय है भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1950 में। अनुसूचित जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग साइमन कमीशन के द्वारा किया गया। भारत में अल्पसंख्यक वर्ग के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। नागालैंड मणिपुर में बहुसंख्यक हैं तो वो ईसाई हैं। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4। एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रथम प्रश्न है भारत में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किस सन में किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में। भारत में किस प्रधानमंत्री के समय उदारीकरण की प्रक्रिया को आरंभ किया गया? तो ये किया गया था P.V. नरसिम्हा राव के समय में। तृतीय है भारत में दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो ये हुआ था 1961 में। सिख धर्म की स्थापना करने वाले गुरु का क्या नाम था? तो ये गुरु नानक देव। पांचवा है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है P.H. प्रभु। भारत में समाजशास्त्र की सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में शुरुआत हुई थी? तो ये मुंबई विश्वविद्यालय। सत्य में आते हैं अब हम। पहला है औपचारिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या परिवार है? तो ये सत्य है। मुस्लिम विवाह एक सामाजिक समझौता है? तो ये भी सत्य है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम A.R. देसाई है? तो ये गलत है, असत्य है। औद्योगिकरण के बिना नगरीकरण संभव नहीं है? ये असत्य है। प्रदत्त परिस्थिति जो हमें जन्म से ही प्राप्त होती है वो परिस्थिति जो हमें जन्म लेते ही प्राप्त होती है, जैसे कि लिंग जाति आदि, ये प्रदत्त परिस्थिति के उदाहरण है। ये बिल्कुल सही है।
परिवार के मुखिया को सरदार कहते हैं, ये असत्य है। अब आते हैं हम प्रश्न उत्तर में। प्रश्न नंबर 6, अनुलोम विवाह क्या है, लिखिए। अनुलोम विवाह का अर्थ देखिए होता है कि जब एक उच्च जाति का लड़का निम्न जाति की लड़की से विवाह करता है तब इसे अनुलोम विवाह कहते हैं। और ठीक इसके विपरीत जब एक उच्च जाति की लड़की निम्न जाति के लड़के से विवाह कर लेती है तो ये प्रतिलोम विवाह होता है। प्रश्न नंबर 7 है, परिवार की विशेषताएं लिखिए। परिवार की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता का अर्थ है, आप देख सकते हैं कि विश्व के विभिन्न स्थानों में परिवार का अस्तित्व आपको देखने के लिए मिलता है, ये सार्वभौमिक है। दूसरा है भावनात्मक आधार। परिवार बनने का आधार ही है कि लोग आपस में भावनात्मक तौर पे एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, उनकी प्रगति में सहायक होते हैं। तृतीय बिंदु है बच्चों का पालन पोषण। परिवार का मुख्य आधार ही बच्चों का पालन पोषण है ताकि समाज को नवीन नागरिक प्राप्त हो सकें। सीमित आकार। परिवार का आकार सीमित होता है। ये अलग बात है कि एकल परिवार हो सकता है या संयुक्त परिवार, लेकिन फिर भी परिवार का आकार निर्धारित होता है। परिवार की स्थायी और अस्थायी प्रकृति। आप देखते हैं कि परिवार की प्रकृति स्थायी होती है और अस्थायी भी होती है। कई बार संयुक्त परिवार से ही कई सदस्य अन्य स्थानों में जाकर रहने लगते हैं। इस तरह से परिवार कई बार संयुक्त होते हैं, उनमें से छोटे छोटे परिवारों का भी निर्माण होता है, अन्य एकल परिवारों का निर्माण होता है। सामाजिक नियंत्रण। परिवार समाज उन्मोदित क्रियाओं को अपने सदस्यों को सिखाता है, संस्कृति का हस्तांतरण करता है। इस तरह से सामाजिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है। सामाजिकरण। परिवार सामाजिकरण की प्राथमिक पाठशाला है। माँ को प्रथम शिक्षिका कहा गया है और परिवार ही समाज के अनुरूप आचरण करना सदस्यों को सिखाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है? कारण लिखना है। उत्तर है इसका सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक, पर्यावरण, वैज्ञानिक और तकनीकी बलों के माध्यम से संचालित होता है। अर्थात समाज में जो भी परिवर्तन होता है वो सांस्कृतिक कारणों से होता है, धार्मिक, आर्थिक कारण भी होते हैं। जैसे जैसे समाज में नवीन तकनीक और प्रौद्योगिकी का प्रयोग बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही समाज में परिवर्तन भी लगातार बढ़ता रहता है। विनिवेश किसे कहते हैं? विनिवेश की प्रक्रिया सरकार तब अपनाती है जब किसी सरकारी उपक्रम के द्वारा लाभ अर्जन नहीं होता और वह घाटे की स्थिति में चली जाती है, तब सरकार विनिवेश की नीति अपने उपक्रमों के लिए अपनाती है। प्रश्न नंबर 10 है, औपनिवेशिक शासन के दौरान होने वाले किन्हीं दो संरचनात्मक परिवर्तनों को लिखिए। निश्चित तौर पे हम ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके हैं और जब वो हमारे देश में आए तो वो अपने साथ अपनी कला, संस्कृति, तकनीक, प्रौद्योगिकी, राजनीतिक व्यवस्था सारी चीज़ें लेकर आए और इसके द्वारा हमारे देश में या किसी भी औपनिवेशिक देश में विभिन्न तरह के संरचनात्मक परिवर्तन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। हम देखते हैं कि उन्होंने नवीन उद्योग धंधों का विकास किया, शहरीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया, तकनीक के प्रयोग के द्वारा जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया। प्रश्न नंबर 11 है, उपभोग की संस्कृति का क्या अर्थ है? मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं को अगर हम देखते हैं तो रोटी, कपड़ा और मकान ये उसकी मूलभूत आवश्यकता है, किंतु इससे ऊपर आकर जब व्यक्ति उपभोग की संस्कृति में प्रवेश करता है तब वह वस्तुओं का अत्यधिक संचयन करता है और उपभोग पे ही केंद्रित होता है और लग्जीरियस लाइफ की तरफ बढ़ रहा होता है। ये है उपभोग की संस्कृति। प्रश्न नंबर 12 है, आंदोलन से क्या तात्पर्य है? आंदोलन संगठित सत्ता, तंत्र या व्यवस्था द्वारा शोषण और अन्याय किए जाने के बोध से उसके खिलाफ पैदा हुए संगठित और सुनियोजित अथवा स्वतः स्फूर्त सामूहिक संघर्ष को कहते हैं। इसका अच्छा उदाहरण है जब हमारे देश में अंग्रेज आए और उन्होंने हमारे देश पे कब्जा कर लिया, शासन करने लगे, तब हमारे देशवासियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ किया
और गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन होता रहा। बहुत सारे क्रांतिकारियों ने भी इसमें अपना सहयोग प्रदान किया और इस तरह एक दिन हम अपने देश को आज़ाद करा सके। प्रश्न नंबर 13, सामाजिक बहिष्कार का क्या अर्थ है? सामाजिक बहिष्कार एक ऐसी स्थिति का वर्णन करता है जिसमें व्यक्ति आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक में पूरी तरह से भाग लेने में असमर्थ होता है। समाज किसी व्यक्ति का या समूह का बहिष्कार तब करता है जब वह समाजोन्मोदित व्यवहार का अनुसरण नहीं करता है। जैसा कि हम देखते हैं, समाज ने हमारे लिए या व्यक्ति के लिए बहुत सारे नियम बनाए हुए हैं। अगर कोई व्यक्ति इन नियमों में चलने से इनकार कर देता है, समाज के नियमों से हटकर किसी कार्य को संपन्न करता है, तब समाज उसे दंडित करने के लिए अपने से स्वयं से उसका बहिष्कार करता है। प्रश्न नंबर 14 है, भूमंडलीकरण का अर्थ लिखिए। भूमंडलीकरण का अर्थ समूचे विश्व में सामाजिक आर्थिक संबंधों के विस्तार के कारण विश्व में विभिन्न लोगों, क्षेत्रों एवं देशों के मध्य अंतर निर्भरता में वृद्धि है। भूमंडलीकरण का अर्थ यदि हम देखते हैं तो इसका सहज अर्थ है, आज पूरा विश्व एक गांव की तरह हो गया है। ग्लोबल ग्राम का कॉन्सेप्ट, अर्थात आज विश्व के किसी भी एक स्थान पर यदि किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो वह वस्तु संपूर्ण विश्व में स्थित किसी भी व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सकती है एवं विश्व के किसी एक कोने में घट रही किसी घटना का प्रभाव विश्व के अन्य स्थानों पर भी देखा जा सकता है। प्रश्न नंबर 15, आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं? आधुनिक समाज में बढ़ते बदलावों को प्रदर्शित करने का कार्य करता है। यह वह व्यवस्था है जिसके अंतर्गत उद्योग और शहरीकरण को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है। आधुनिकीकरण बढ़ने का प्रमुख कारण है नवीन तकनीक का प्रयोग, प्रौद्योगिकी का प्रयोग। और आधुनिकता फिर हम जीवन के विभिन्न पहलुओं में देख सकते हैं, जैसे कि वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, वस्तुओं के उपभोग, सभी में आप आधुनिकता का प्रभाव स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, भारत में महिला आंदोलन से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या रहे हैं? निश्चित तौर पे समाज में महिलाओं की स्थिति हमेशा से अच्छी नहीं थी। यदि हम वैदिक युग में जाते हैं तो महिलाओं की स्थिति कुछ अच्छी थी। इसके पश्चात महिलाओं की स्थिति में लगातार गिरावट आती गई और महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे लगातार समाज में विभिन्न व्यक्तियों और समूहों के द्वारा उठाए गए। जिसमें उदाहरण के लिए महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याएं क्या थी, जैसे कि घरेलू हिंसा, परित्याग, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, विधवा पलायन इत्यादि। इसके लिए समय समय पर हम संविधान में प्रावधान भी किए गए, अधिनियम बनाए गए ताकि महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जा सके। किंतु क्योंकि महिलाएं हमारी आबादी का आधा हिस्सा हैं, यदि महिलाओं का विकास नहीं होगा तो समाज का विकास भी संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 17, प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह में कोई 4 अंतर लिखिए। प्राथमिक समूह का नैतिकता और मानव त्याग पर आधारित है। द्वितीयक समूह का आधार नियम और कानून होते हैं। प्राथमिक समूह का सर्वोच्च उदाहरण आप परिवार को ले सकते हैं। परिवार बच्चे की प्रथम पाठशाला भी होती है, जो कि उसे अनौपचारिक रूप से शिक्षा दीक्षा प्रदान करती है। एवं प्राथमिक समूह में देखा जाए तो संबंध अनौपचारिक होते हैं, कोई नियमावली नहीं होती। एक बच्चा अपने माता पिता से हर तरह से सहजता से अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता है, सहजता के साथ अपना विकास कर सकता है। वहीं द्वितीयक समूह में कुछ औपचारिक नियम होते हैं। शिक्षा प्रणाली भी अनौपचारिक होती है। विद्यालय एक इसका अच्छा उदाहरण है, जहाँ बच्चे को अनुशासन में रहना सिखाया जाता है। एक नियमावली होती है जिसके तहत उसे शिक्षा प्रदान की जाती है। इस तरह से प्राथमिक समूह के अपने उत्तरदायित्व हैं और द्वितीयक समूह के अपने। प्रश्न नंबर 18, महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। चूँकि महिलाओं की स्थिति समाज में बेहतर नहीं थी, उन्हें समाज की मुख्य धारा में अच्छी तरह से जोड़ने, उनका विकास समुचित ढंग से हो सके, इसके लिए बहुत सारे प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किए गए। महिलाओं से संबंधित समस्याएं जैसे कि अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984,
महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, सती निषेध अधिनियम 1987, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, गर्भ धारण पूर्व लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 लागू करके महिलाओं की स्थिति को समाज में बेहतर करने का प्रयास किया गया। धर्मनिरपेक्षता के प्रमुख आधार लिखिए। अंतःकरण की इसका उत्तर है अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी सभी व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से धर्म को मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। प्रत्येक धार्मिक समूह व्यक्ति को धार्मिक और धर्मार्थ संस्थाओं को स्थापित करने और बनाए रखने और धर्म के मामले में अपने स्वयं के मामले का प्रबंधन करने का अधिकार देता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जो कि किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता। राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है और किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म आदि के आधार पर भेदभाव का व्यवहार नहीं किया जाएगा। भारत में हरित क्रांति के कारण कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई? भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ किया गया था ताकि भारत खाद्यान्न संकट से उबर सके, किंतु हरित क्रांति का लाभ कुछ विशेष क्षेत्रों या राज्यों को और कुछ विशेष व्यक्तियों को ही प्राप्त हो सका। व्यक्तियों की बात करें तो वो किसान जो संपन्न थे उन्हें इसका लाभ अधिक मिला, क्योंकि हरित क्रांति में उपयोग किए जा रहे नवीन तकनीकी यंत्रों, खाद बीजों को खरीदने में या उपयोग करने में बड़े किसान ही सक्षम थे, इसलिए इसका लाभ उन्होंने अधिक लिया। और कुछ विशेष राज्य जैसे कि पंजाब और हरियाणा, इन राज्यों को हरित क्रांति का विशेष लाभ प्राप्त हुआ। कुछ विशिष्ट फसलों जैसे कि गेहूँ आदि को इसका लाभ अधिक प्राप्त हुआ। तो हरित क्रांति के द्वारा देश में खाद्यान्न के क्षेत्र में उन्नति तो हुई, किंतु इसका संतुलित रूप से प्रभाव पूरे देश में नहीं देखा गया। जाति प्रथा समाज का आधार होते हुए भी इसमें होने वाली हानियों समाज को विघटित करती हैं, समझाइए। प्रश्न नंबर 21 का उत्तर है, जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था हमारे समाज में पहले व्याप्त थी। वर्ण का अर्थ, वर्ण 4 होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण थे जो कि व्यक्ति के कार्य के आधार पर निर्धारित थे। व्यक्ति जैसा कार्य करेगा वह उस वर्ण का हिस्सा होगा। जैसे कोई विद्या अध्ययन कर सकता है तो वो ब्राह्मण वर्ण का होगा, कोई देश की रक्षा कर सकता है तो वो क्षत्रिय वर्ण का होगा, कोई व्यापार अच्छा करता है तो वो वैश्य होगा और कोई सेवा कार्य करता है तो वो शूद्र होगा। किंतु वर्ण व्यवस्था धीरे धीरे कठोरतम रूप ग्रहण करती गई और जाति व्यवस्था के रूप में तब्दील हो गई। जाति अब जन्म पे आधारित होने लगी। आप व्यक्ति ने जिस जाति में जन्म लिया है वह उसी तरह का कार्य संपन्न करेगा। व्यक्ति आज जन्म अपनी जाति से मुक्त नहीं हो सकता और वे जातियां जिन्होंने सेवा का कार्य या साफ सफाई का कार्य किया उन्हें अछूत या ना छूने योग्य माना गया। इस तरह से देश या समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ गया। और जब तक देश या समाज का कोई भी हिस्सा पिछड़ा हुआ है, उसे अधिकार प्राप्त नहीं है, तब तक संपूर्ण देश का विकास संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 22, महिला आंदोलन के मुख्य उद्देश्य लिखिए। इसके अंतर्गत जिन समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया उनमें सती प्रथा, विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार, विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह, बाल विवाह आदि समस्याएं थीं। निश्चित तौर पे बाल विवाह का अर्थ था कि महिलाओं को शिक्षा दीक्षा से और उनके व्यक्तित्व विकास से वंचित कर देना। सती प्रथा का अर्थ था एक महिला को का अस्तित्व, संपूर्ण अस्तित्व उसके पति पे ही निर्भर है, जीवन साथी पे ही निर्भर है। यदि वो नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसे अब जीवन जीने का भी अधिकार नहीं है। विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया गया। अगर एक बालिका या महिला विधवा हो जाती है तो उसे फिर समाज में सामान्य रूप से जीवन जीने का अधिकार प्राप्त नहीं था, उसके लिए बहुत सारी वर्जनाएं थीं। इस तरह से महिलाओं की स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती गई। इन्हीं सभी से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए, उनका विकास सुनिश्चित करने के लिए, समाज की मुख्य धारा में उन्हें जोड़ने के लिए ये सारे मुद्दे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा उठाए गए और इनके प्रयासों से इनके लिए कानून बनाए गए और इन कुप्रथाओं को समाप्त करने का प्रयास किया गया। प्रश्न नंबर 23, अन्य पिछड़ा वर्ग की समस्याएं लिखिए। अन्य पिछड़ा वर्ग समाज का वो हिस्सा या वो समुदाय जो कि सामाजिक रूप से पिछड़ गया। सामाजिक पिछड़ेपन के कारण इन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि रोजगार की समस्या, कार्य की दशाएं, अल्प आय की समस्या, निम्न जीवन स्तर की समस्या, सहायक धंधों का अभाव,
सहायक धंधों का अभाव, ऋणग्रस्तता की समस्या, संगठन का अभाव और दयनीय सामाजिक स्थिति। इन सारी स्थितियों से ये वर्ग ऊपर आ सके, इसके लिए संविधान में इन्हें आरक्षण देने का प्रावधान किया गया ताकि ये समाज की मुख्य धारा में आकर जुड़ सकें, समाज में बराबरी का दर्जा हासिल कर सकें। पूरा पेपर साथ में हल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और एक विशेष सूचना, आपकी समाजशास्त्र की परीक्षाएं जो कि 24 मार्च को निर्धारित थीं, उनका समय परिवर्तित करके 3 अप्रैल कर दिया गया है। इसका ध्यान रखें ताकि कोई भी बालक या बालिका परीक्षा से वंचित ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।